सर शुरू करिए ना सर। अबे एडिटर साहब, आप कॉफियों देख पीने देते हैं जी। 8 घंटा से हम पढ़ा रहे हैं, अब आए हैं यहाँ पर कैमरा के सामने, क्या कॉफियों तो पीने दीजिए। जान मारिए है क्या? चाहते क्या आप? क्या चाहते हैं? सर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस। अरे वो तो मैं हमेशा देता हूँ, 24 साल हो गए बेस्ट परफॉर्मेंस देते देते। चुपचाप रहिए, देख लेंगे। क्या सोच रहे हैं सर? सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ, सोशल मीडिया पर नहीं बोलूँ। समाज तो एकदम चौपट हो गया है। बच्चे माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं, गुरु को सम्मान नहीं देते हैं। टीचर्स भी बच्चों को पैसा का मतलब 5,000 रुपये का नोट समझते हैं। तो इसमें आप करूँ तो करूँ क्या? क्या कर सकते हैं सर? मेरे पास तुम हो, मेरे पास कैमरा है, मैं लोगों तक पहुंच सकता हूं, उनको अपने बारे में बता सकता हूं, उनको उनके बारे में बता सकता हूं, उनको सही और गलत के बीच का फर्क समझा सकता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। मोमबत्ती की तरह जलकर अपने आप को जलाकर प्रकाश देने वाला शिक्षक हूं। इसलिए सुमित, कभी ये मेरे से मत पूछना आप क्या कर सकते हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। नमस्कार, नमस्ते, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा आता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ अपने दिल की बात रखने के लिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने दिल की बात रख सकता हूँ, अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर के गुबार को निकाल सकता हूँ। ये माध्यम कहीं से भी मैंने इसलिए नहीं चुना कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स चाहिए। मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है, ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपनी बातें तो समझाऊंगा, कम से कम अपनी बातों को तो लोगों तक पहुंचाऊंगा। वो बातें जिसके बारे में साधारण लोग सोचते भी नहीं हैं, वो बातें जिसके बारे में साधारण लोग जानते नहीं हैं, वो बातें जिसके बारे में साधारण लोगों को फुर्सत ही नहीं है सोचने की। किसी ने पप्पू के बारे में चर्चा कर दी तो उसके पीछे चल दिया, किसी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की, उसके पीछे चला गया। लेकिन मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि सब लोग एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि जब जांचेंगे, परखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब निर्णय लेंगे। क्या अगर मैं गलत हूं तो बता दो। चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में इन्हीं बातों की चर्चा की है। उन्होंने चंद्रगुप्त को बैठाकर बाल्यावस्था में ही इस बात की चर्चा की थी कि बिना सोचे, बिना समझे जो किसी को सपोर्ट कर देता है या फिर किसी के पथ पे चल देता है, वो आगामी जीवन में, इतिहास में एक तुच्छ प्राणी के बराबर माना जाता है। जब चाणक्य हुए तब बुद्धिज्म था, महावीर का भी उदय हो चुका था, उनके भी जैन धर्म का उदय हो चुका था। फिर भी चाणक्य ने पूरे देश को एक किया, क्योंकि बुद्धिज्म हमारे ही सनातन से निकला, महावीर का जैन धर्म भी हमारे ही सनातन से निकला। इसलिए कभी भी बुद्धिस्ट और जैनिस्ट ने हमारा विद्रोह नहीं किया, विरोध नहीं किया। पहले दरवाजे दरवाजे पर सनातनी भिक्षु जो विद्यार्थी हुआ करते थे, वो जाकर कहते थे भवती भिक्षाम देहि, उन्हें भिक्षा मिलती थी। फिर कुछ और कटोरे खिल गए, फिर कुछ और कटोरे खिल गए और खुल गए, और उन कटोरों में भी अनाज देने की परंपरा शुरू हुई। ये कटोरे थे बुद्धिस्ट के और जैनिज्म को मानने वाले लोगों के। लेकिन फिर भी भारत के समाज ने किसी की उपेक्षा नहीं की, सबको समान अधिकार दिया। अगर एक ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी आप समझते होंगे, ब्रह्मचारी यानी कि सनातनी जो वेद पाठ करने वाला एक ब्रह्मचारी होता है, जो गुरुकुल में विद्या ले रहा है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। अगर एक ब्रह्मचारी को एक मुट्ठी अनाज मिलता था तो एक मुट्ठी अनाज बुद्धिस्ट को भी मिलता था, एक मुट्ठी अनाज जैनिस्ट को भी मिलता था। और यही एक परंपरा थी हमारे देश की कि किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लेके चलना है। तब जाकर एक नई परंपरा का जन्म हुआ, और उसको क्या नाम मिला हमारे पूर्वजों के द्वारा? वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि पूरी दुनिया हमारी संस्कृति से
अवलोकित हमारा परिवार है। कदाचित आप इस बात को अपने मानस पटल पर समुचित तौर पे, अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो प्रिंट कर लें, और हिंदी में कहूं तो आच्छादित कर लें। इस आच्छादन, निच्छादन और पुरच्छादन के द्वारा आप सिर्फ एक ही लक्ष्य पर पहुंचेंगे कि इस संस्कृति ने विश्व को सब कुछ दिया, लेकिन विश्व ने इस संस्कृति को मिटाने, डुबाने और बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। और यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है। अब हम प्राचीन समय से आ जाते हैं आधुनिक युग में। एक इंसान का जन्म होता है, पता नहीं वो अपने आप को आयरन मैन समझता है, सुपरमैन समझता है, बैटमैन समझता है, कैप्टन अमेरिका समझता है, या क्या समझता है, मुझे समझ में नहीं आता इस बात को। मैं तो जैसे बाकी लोग कहते हैं, एलन मस्क भी कहते हैं, मैं उसको ऑरेंज मैन कहूंगा। चेहरा ऑरेंज, बाल ऑरेंज, साले ने किया क्या है भगवान जाने। वो इंसान जब पिछली बार राष्ट्रपति बना था, अजीबोगरीब हरकतें की थी। नतीजा क्या निकला, उसके साथ क्या हुआ आपको पता है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जो बाइडेन के आने के पीछे वह इंसान जिम्मेदार था। और इस बार जब वो आया है, भाइयों, बहनों, दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सब को लेके जाएगा। सबको यानी कि देशों को नहीं, अपने देश में सबको लेके जाएगा। जिस पार्टी से है वो उस पार्टी को लेके जा रहा है, उस पार्टी को अब कोई वोट देने वाला है नहीं। क्योंकि ट्रंप के नाम का मीम, ट्रंप के नाम का मजाक पूरी दुनिया में उड़ रहा है। तुम कैसे रोक लोगे इसको? तुमने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, भारत ने क्या किया? झुका नहीं तुम्हारे सामने। तुम्हें सबक सिखा दिया, बेटा तेरे मुकाबले में बहुत सारे लोग हैं, अगर हम साथ दे दें तो वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। रशिया, चाइना, फिर बात होती है जर्मनी की, बात होती है पोलैंड की, बात होती है फ्रांस की। किसी के साथ इसका पट नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन यूनियंस भी इसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको एक नया न्यूज देना चाहता हूं कि ब्रिटेन से जो कारें हमारे देश में आती थी, 100% टैरिफ लगता था उस पर। पता है ब्रिटेन ने क्या किया है? रोल्स रॉयस, स्ट्रचलिमो और कितना नाम बताऊं बाबू, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसी भयंकर भयंकर महंगी कारें अब सिर्फ 10% टैरिफ पे आ रही हैं। तो जिन्होंने पहले खरीदा था वो नुकसान में, अब जो खरीदेंगे वो फायदे में। जानते हैं क्या होगा इसका फायदा? गाड़ियों की कीमतें 40 to 45% तक गिर जाएंगी जो ब्रिटेन से आ रही हैं हमारे यहां। मजा किसको मिल रहा है? देश की जनता को। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे ट्रंप चाचा ने टैरिफ लगाया। अरे तुम कुछ कर ना सको, तुम कुछ कर ना सको तो तुम बकबक करो। मैं जानूं, मैं तारा व्यवहार जानूं। मैं कहूं कि इधर आके देख ले, एक बार बात कर ले, मैं लटकाड़ दूंगा। तू कहां जाएगा बेटा, समझ में ना आएगा। ये थोड़ा हरियाणवी, चूंकि मैं इंडियन हूं, मुझे हर भाषा प्यारी है अपने देश की। मैं तमिल, तेलुगु, महाराष्ट्र, मराठी, भोजपुरी में ये नहीं करता। जो भाषा सीखने को मिले सीख जाऊंगा, चूंकि मैं भाषा का शिक्षक हूं। खैर, इस बात को सुनिए। अब एलन मस्क क्या कहते हैं? एलन मस्क का कहना है कि ट्रंप ने जो किया ये एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ी गलती जो कि अमेरिका को उसके गर्त में यानी डाउनफॉल में लेकर जाएगी। एलन मस्क ने कहा है कि H1B वीजा धारक ही हैं जिन्होंने अमेरिका को संभाल रखा है। डाटा हमारे एडिटर साहब आपको दिखाएंगे, जो डाटा मैंने उनको दिया है। एलन मस्क ने कहा कि H1B वीजा धारक जो हैं वही असली प्रणेता हैं अमेरिका के इकोनॉमी के, अमेरिका के इकोनॉमी के। अगर ये H1B वीजा धारक ना रहें तो क्या होगा? और एडिटर साहब आप दिखाइएगा इन लोगों को, ताकि इनके पैर के नीचे की जमीन खिसके
और पता चले कि विश्व सर कितना स्टडी करते हैं और कितना चीजों के बारे में सोचते हैं। तो अब मैं, अरे कॉफी वॉफी का जुगाड़ करो यार, कब से बकबक कर रहा हूं, क्या कर रहे हो, चलो। तो ये होता है कि एलन मस्क ने कहा कि मेरे जैसे सेंसिटिव इंसान, मैं डाटा के दम पे और ताल ठोक के ये बात कह रहा हूं, उन्होंने कहा है कि मेरे जैसे सेंसिटिव इंसान अगर आकर अमेरिका में अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि H1B वीजा धारक हमारी सहायता करते हैं। दे प्रोटेक्ट यू। वेल अमेरिका, आई एम टेलिंग यू, दे प्रोटेक्ट यू। H1B visa holders, they protect you, they help you to make your economy, and they help you to grow your GDP. And what your GDP is, entire world knows it is lower than India. You are not going to 2%, India is 7.8%. This is the reality. Who the hell are you? होते कौन हो तुम हमें आंख दिखाने के लिए? ठीक है, टैरिफ लगाया, क्या मिला? डियर मोदी जी, डियर नरेंद्र, जन्मदिन पर मजा आया? उसके बाद फिर से, अरे असल में बात क्या है मैं बताता हूं। ट्रम्प को गुस्सा इस बात का है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो जब हमने नूर खान एयरबेस पे अटैक किया, हमें नहीं मालूम था असल में कि नूर खान एयरबेस नाम के लिए पाकिस्तान का है, असल में वो किसका है? असल में वो पूरा का पूरा पाकिस्तान तो भिखारी है यार, कुछ भी बेच देता है। बहू बेटियों को चाइना को बेच देता है, अपनी बेटियों को बहनों को चाइना को बेच देता है पाकिस्तान। जमीन किसी और को बेच देता है पाकिस्तान। तो उसने क्या किया? अपना एयरपोर्ट एक बेच दिया अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका वहां से अफगानिस्तान और दूसरे देशों के ऊपर नजर रख सकता था। इंडिया को शायद पता नहीं है या शायद पता हो, ये तो हमारे जेम्स बॉन्ड जाने, अजय डोभाल साहब वही तो जेम्स बॉन्ड है हमारे। आई जस्ट फील प्राउड ऑन हिम। ठीक है, काश अगर वो अगला जन्म ले तो मैं उनका चेला बनना चाहूंगा, उनका शागिर्द बनना चाहूंगा। मैं इतना प्यार करता हूं उनसे। तो इन्होंने जब हमला किया तो इतनी गहराई से हमला किया नूर खान एयरबेस पे कि बहुत सारे मिसाइल्स मारे गए ब्रह्मोस, और उन्होंने फाड़ते हुए नीचे में उसको बर्बाद किया, और वहां रेडिएशन का मैटर आ गया। तब जाकर पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि रेडिएशन फैलेगा तो हमारे देश में फैलेगा, और उसके बाद क्या होगा भाई? हमारे लोग मरेंगे। चलो बाप के पास चलते हैं, मतलब छोटे बाप चाचा के पास चलते हैं ना, चाचा अमेरिका चाचा बचा लीजिए। अब बाप तो इंडिया है। अमेरिका ने कहा यार तुम्हारा बड़े ताऊ वहां बैठे हुए हैं, उनसे बात करो। बात किया गया तो इंडिया ने, चूंकि इंडिया ने वहीं पर हमला किया था जहां आतंकवादी थे, उन्होंने सिविलियंस और आर्मी डिप्लॉयमेंट पर कोई हमला नहीं किया था। याद रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन कभी नहीं कहता है निर्दोषों की हत्या करो। लेकिन अगर भारत आगे बढ़ता, निर्दोषों की हत्या होती उस रेडिएशन के कारण, और तब क्या होता? तब पूरा का पूरा क्लेम और ब्लेम हमारे ऊपर आता। तो सीधी सी बात है, भारत ने दया करके उन्हें छोड़ा, नहीं तो उनकी हालत खराब रहती। और थोड़ी समस्या हमारे साथ भी थी, क्योंकि 177 किलोमीटर दूर था वो। अगर तेज हवा चले या रेडिएशन इधर हमारी तरफ आ जाए तो हमारा भी नुकसान था। वैसे कोई चांसेस थे नहीं, लेकिन जो देश का सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है, उसको चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देख के चलना पड़ता है। मेरे ख्याल से इन लोगों ने जो किया सो सही किया। अब बात पर आते हैं। H1B वीजा और टैरिफ किसी काम का नहीं रहा ट्रंप के लिए, और इसी प्रकार से वो हर जगह हारेगा अंत में। जैसे कि मैंने अपने जीवन में, इतने साल के जीवन में कभी नहीं देखा ट्रंप से ज्यादा किसी को पलटते हुए। वो जैसे पलटता है फिर पलटेगा।
और वापस हम लोग अपनी स्थिति पे आएंगे, क्योंकि हमारे से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है. Well, Mr. President, I just want to just tell you something very, very, very special. This of my message is for the President of America. Well, you think that India is a country that can be conquered on the basis of tariffs, on the basis of threats, on the basis of these kind of the stupid activities. So you're wrong. You're really wrong, sir. We are just trying to maintain ourselves. Neither. You are nothing for us. Although you have a treasury of weapons, a treasury of dollars, but this is not going to work because our rupee is working in 18 countries right now, and very soon it's going to be it is going to be accepted by other 40 countries. So what are you thinking about? Never ever think anyone that is the weaker one. The weaker one can strike you back. The weaker one can strike you back. This strike can destroy you completely. Do you want to be destroyed? I think no. So maintain yourself. We are not demanding anything from you, and we are not ready to give anything to you. What we can give you, there's nothing. That's only a kind of ridiculism, as in the form of yes. Yes, we are your friends. What happened? You said, dear friend Modi. And what our honorable Prime Minister did? He said, my friend Trump. So the language what you are talking about, the same language we'll talk about. And with these notes, I would like to say, never ever consider India is a very weak country, my dear friend. You are President of America, not the President of India. I don't respect you. I claim you as a robber, as a drunkard, and as a very selfish, egoistic, egomaniac, and egocentric person. Even your own wife, like you or not, I don't understand. Because Melania made me a call last night and said, I'm not satisfied. I thought that I must go to her. But she told that I can't come in here, neither the people will identify me. And I said that I can't go to America because there I'll be shut down, as your husband knows. So this is the condition of this person. अब मैं हिंदी में आता हूँ वापस. बच्चों, भाइयों बहनों, दोस्तों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, बस ये नहीं सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं सोचिएगा क्यों बोल रहा हूँ. मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स नहीं हैं. मैं इतना चाहता हूँ मेरे काम पर ध्यान दें. जब हमने 5 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया था तो लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया था. उस समय मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था. उन्होंने ज़बान से लाइक और सब्सक्राइब किया था, तब मैं 1200 तक पहुँचा था. आई होप इस बार मुझे आप पहुँचाएंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गुड बाय एंड उत्तिष्ठ भारत. Yeah.